तो डियर स्टूडेंट, आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं और 10वीं में पढ़ते हैं और अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24 बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आपके सामने वायरल मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर और बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का सपना है बोर्ड एग्जाम 2024 में विज्ञान में 70 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चूंकि बिल्कुल क्या है 100% रियल क्या है वायरल मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपका विज्ञान का टेंशन खत्म होने वाला है, चूंकि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पूर्णांक में पूर्णांक मिलेगा। आपको ध्यान से देखना और जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन प्रश्नों को बिल्कुल क्या करना, आज ही तैयार कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल सके। मैं सकते हैं पूरा प्रश्न आपको देखने के मिलेगा, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं कराऊंगा। अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपका भी सपना है विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाने का, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेपर मिलेगा, जिसमें आपको पेपर का कोड वगैरह भी लिखा रहेगा, यहाँ पे विषय का नाम लिखा रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूर्णांक 70 दिया गया है, समय आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। कुछ आपको निर्देश लिखेगा, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे बताया जाएगा कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए है। ये जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित है। पहला जो खंड है उसमें 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 20 नंबर के, और दूसरा जो खंड होगा आपको 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके निर्देश से आपको पढ़ लेना है ध्यान से। चलिए डायरेक्ट हम लेके आते हैं खंड अ पे, जिसमें आपको 20 MCQ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वायरल पेपर का जो पहला प्रश्न दिया गया है खंड अ का, देख सकते हैं MCQ प्रश्न है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बताना है। ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। प्रश्न देखने में बहुत आसान लग रहा है। यहां पे आपको दिया गया है कि एक अवतल दर्पण, तो याद देखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, तो -15 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका वक्रता त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा -15, यानी r बराबर आपको हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो चिन्ह का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में हमें दिया था 15 सेंटीमीटर, दूसरा में दिया गया था -15 सेंटीमीटर, तीसरा हमको -30 सेंटीमीटर, और चौथा आपको दिया गया था 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। पूरा पेपर है 100% रियल क्या है वायरल मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको विज्ञान का बिल्कुल टेंशन खत्म होने वाला है। अभी पता चल जाएगा कि विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो खंड अ का प्रश्न नंबर 2 कराते हैं। देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 2 भी आ गया है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से, ये प्रतिरोधी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिरोधकता है। आपको बताना है कि प्रतिरोधकता, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसको हम लोग दिखाते हैं रो से। तो इसका आपको बताना है कि मात्रक क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया ओम मीटर, दूसरा आपको दिया गया वोल्ट प्रति एम्पियर, तीसरा आपको दिया गया ओम प्रति मीटर, और चौथा आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो रखना है कि जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु आपको बताना है कितना होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर, तीसरा आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर, और चौथा दिया गया अनंत। तो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए कि भाई स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला 25 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दूर बिंदु पूछा जाता है तो अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वायरल पेपर का जो चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का है। ध्यान से देखिएगा, पहला आपको कह रहा है वेबर, दूसरा कह रहा है न्यूटन मीटर, तीसरा कह रहा है वेबर प्रति मीटर, और चौथा आपको कह रहा है टेस्ला। तो यहाँ पे याद रखिए ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है क ख ग, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जबकि टेस्ला जो होता है वो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने वायरल पेपर का देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न भी आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। आपको बताना है
कि निम्न में से किससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, करंट उत्पन्न किया जाता है। पहला आपको दिया गया जनित्र, जनित्र को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। ख दिया गया विद्युत मोटर, आपको ग दिया गया विद्युत हीटर, और यहाँ पे घ दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई जो विद्युत मोटर होता है वो करंट से चलता है, ये करंट उत्पन्न नहीं करता है। विद्युत हीटर भी क्या होता है, करंट से चलता है, लाइट से चलता है। जबकि आपका जो जनित्र होता है ये क्या करता है, जब चलता है तो यहाँ से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जनरेटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ रहा है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है, चूंकि बिल्कुल वायरल पेपर है और ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आपका भी सपना होगा विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। आपको बताना, अगर किसी व्यक्ति के आंखों में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए उसके कौन सा चश्मा देना चाहिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया अवतल लेंस, दूसरा आपको दिया गया अवतल दर्पण, और यहाँ पे तीसरा दिया गया उत्तल लेंस, और यहाँ पे घ दिया गया उत्तल दर्पण। तो सभी को पता होना चाहिए कि भाई चश्मा में दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, वहां पे लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएंगे। अब बचा इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा निकट में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और आपका दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया। आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न आ गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल न्यू वायरल पेपर है। ये पुराना ओल्ड मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू सिलेबस जो आपका है 2023-24 उस पर आपको वायरल पेपर कराया जा रहा है। बिल्कुल फेक वायरल पेपर नहीं है, बिल्कुल क्या है 100% रियल वायरल मॉडल पेपर है। आपको याद रखना है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पुराना जो मॉडल पेपर है उसको करा रहे हैं। आप लोग ढूंढ लीजिएगा, कहीं भी क्या होगा, न्यू वायरल पेपर आपको नहीं मिलेगा, सभी लोग पुराना वाला ही करा रहे हैं। तो बिल्कुल नया वाला आप इस चैनल पे देख रहे हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड में चालक से, चलिए के प्रश्नों को अगले पेज पे दिखाते हैं। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी। आपको बताना है, आई की वैल्यू दिया गया है, आई की वैल्यू आपको दिया गया है 2 एम्पीयर। यहाँ पे जो समय टी बराबर आपको दिया गया है, यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, इसको याद रखना है। तो सिंपली इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 कुलाम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कुलाम है, 1 कुलाम है, 6 कुलाम है, 8 कुलाम है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न आपका केमिस्ट्री से दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन की प्रकृति आपको बताना है। भाई अगर किसी बिलियन का पीएच मान 3 हो तो वो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। तो ये 7 से कम है, तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए, 9 नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर का प्रश्न है। आपके सामने कह रहा है वैसे किस यौगिक OH एक क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि किस यौगिक का क्रियात्मक समूह OH होगा। पहला आपको दिया गया ब्यूटोनोन, दूसरा आपको दिया गया ब्यूटेनाल, और तीसरा आपको दिया गया ब्यूटेनोइक अम्ल, और चौथा आपको दिया गया ब्यूटेनल। याद रखना है कि जिसमें OH क्रियात्मक समूह होता है उसके अंत में हमारा क्या होता है, आल जुड़ा होता है। जैसे जानते हैं कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे करके होता है, तो ये ब्यूटेनॉल आल जुड़ा हुआ, तो ये ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, 10 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर का प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, कि 14 होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, वायरल पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि यूरेनियम है। आप बताना है कि यूरेनियम क्या होगा, क्षार धातु होगा, अधातु होगा, रेडियो एक्टिव तत्व है कि गैस है। तो आप सभी को पता है कि भाई जो यूरेनियम होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग धावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं, उसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो चलिए आपको हम क्या करते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना अगर आपका भी सपना होगा बोर्ड एग्जाम 2024 में विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाने का। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन आ गया,
आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया NaCO3, दूसरा आपको दिया गया Na2CO3 इंटू 10H2O, तीसरा आपको दिया गया COCl2 और चौथा आपको दिया गया NaOH। तो यहाँ पे हमसे धावन सोडा का सूत्र पूछा गया, तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धावन सोने का जो सोडा होता है इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, आपको याद रखना है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। आपको बताना है कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो किस पौधे पे किया था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया मटर, दूसरा आपको दिया गया चना और यहाँ पे तीसरा आपको गुड़हल दिया गया और चौथा आपको दिया गया राइजोपस। तो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाई मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो आपको याद रखना कि यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं वायरल पेपर का कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि जो ब्रिक होता है वो किससे संबंधित होता है। पोषण से संबंधित होता है, श्वसन से संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है कि परिवहन से संबंधित होता है। आपको याद रखना है कि जो आपका वृक्क होता है ना वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको 15 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा जा रहा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायबिटीज जो रोग होता है किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। पहला है इंसुलिन, दूसरा है गैस्ट्रिन और तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना पहला वाला हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। आपको याद रखना है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है। शुक्रवाहिकाओं में होता है, अंडाशय में होता है, वृषण में होता है कि यकृत में होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई जो मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में होता है। ये बिल्कुल आपका ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ रहा है भैया एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होता है। आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। पहला दिया गया 80/120, दूसरा आपको दिया गया 120/80 और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि सही जो ऑप्शन आपको हो जाएगा 120/80। यही क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको 18 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। देखो ना आपके सामने 18 नंबर का भी प्रश्न आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पूछ रहा है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। आपको बताना है कि किस पौधे का जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है। पपीता का, गुड़हल का, सरसों का कि मटर का। तो आपको याद रखना है कि जो पपीता का जो फूल होता है ना वो क्या होता है, एक लिंगी होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन आपका नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला आपको दिया गया आम का पेड़, दूसरा आपको दिया गया सांप, तीसरा आपको दिया गया पवन और चौथा आपको दिया गया काष्ठ गृह। तो यहाँ पे देखिए जो आम होता है प्राकृतिक संसाधन है, सांप भी प्राकृतिक संसाधन है, जो पवन है वायु है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन काष्ठ गृह जो होता है, काष्ठ मन होता है लकड़ी, गृह मन घर, मतलब लकड़ी से जो बना घर होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन नहीं होता, ये मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो चीजें क्या होता है मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है वो प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं आपके सामने 20 नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। आपको बताना है इसमें से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है यानी प्राकृतिक नहीं है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है तालाब, दूसरा दिया गया है खेत, तीसरा दिया गया है झील और चौथा आपको दिया गया है वन। यहाँ पे देखिएगा खंड ब में आपको लिखा हुआ वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे लिखा गया उपखंड को। बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसका मात्रक आपको बताना है। देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है और इसका मात्रक भी आपको बताना है। तो चलिए आपको हम इसका उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता को हम लोग P से दिखाते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है 1/F। याद रखिएगा ये P बराबर फार्मूला होता है 1/F। तो इसी को बोला जाता है संबंध। संबंध का मतलब होता है इसका फार्मूला। तो P बराबर क्या होता है 1/F और इसका मात्रक भी पूछा हुआ है। क्योंकि अगर इस रिलेशन को आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और फिर इसके मात्रक को आप बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 2 आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका देखिएगा अगर ये फोकस दूरी मीटर में है तो ये फार्मूला होता है, अगर
अगर फोकस दूरी कहीं सेंटीमीटर में दिया रहता है तो यहाँ पे क्या होता है 100 बटा क्या होता है यहाँ पे एफ हो जाता है, आपको याद रखना है। तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध का मतलब आपको फार्मूला लिख देना है। और मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखना है। इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो बस इतना आप लिख देंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया, देख सकते हैं ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इस दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे निकट नाम है ना, तो निकट की वस्तुएं तो क्या होता है उससे साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होता है उससे साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति के चश्मे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस के चश्मे का क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को प्रयोग करना पड़ता है। तो बस इतना लिख देंगे तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर का प्रश्न, तो इसको जरूर तैयार करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में कुछ आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, यहाँ पे मैं प्रश्न को आगे दिखा रहा हूं। पहला जो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि इसका संयोजन का कुल प्रतिरोध एक बार 4 ओम आना चाहिए, और दूसरा पूछ रहा है कि इसका संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको करा दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, 6 ओम का है। कह रहा है कि भाई किसी तरह से आप जोड़िए, चाहे श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए, लेकिन एक बारी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आना चाहिए और एक बारी तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं प्रश्न को भी लगा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं R1 की वैल्यू आपको 2 ओम दिया गया है, R2 की वैल्यू 3 ओम है और यहाँ पे R3 की वैल्यू 6 ओम है। पहला कह रहा है कि हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम लाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि 4 ओम लाने के लिए आपको R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ना है। यहाँ पे लिखेगा R2 तथा यहां पे लिखना है R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध 1 बटा R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा R डैश बराबर हो जाएगा 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये समांतर क्रम के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। 1 बटा R डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा R डैश बराबर यहाँ पे लसा इसका 6 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे 2 और 6 से भाग करेंगे तो 1। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 बटा R डैश बराबर यहाँ पे देख लीजिए सिंपली आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा 6, और यहाँ पे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आपका हो जा रहा है 1 बटा R डैश बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो R डैश यहाँ पे कितना हो जा रहा है 2 ओम आ जा रहा है, लेकिन हमें 2 थोड़ी लाना है, हमें तो 4 ओम लाना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा R डैश की वैल्यू हमारा 2 ओम आ गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू क्या है 2 ओम है। चूंकि हम इन दोनों को लिए हैं, अब ये तो बचा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं ना R1 और R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखना क्या है कि R1 तथा R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमसे बोला है कि भाई आप किसी तरह से जोड़िए, लेकिन तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। पद का तुल्य प्रतिरोध R हम मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस क्या हो जाएगा R डैश। श्रेणी क्रम के लिए ये फार्मूला होता है और समांतर क्रम के लिए ये फार्मूला होता है। क्लियर है सभी को। यहाँ पे R1 की वैल्यू 2 ओम है और R डैश की वैल्यू 2 ओम है, तो 2 आपका कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल है कि पहले R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर उसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको क्या करना है R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और यहाँ पे आपका 4 ओम प्रतिरोध आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चूंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। इसके दूसरे वाले पार्ट में आपसे बोल रहा है कि भैया इसका तुल्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, 1 ला के दिखाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन 2। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करना है कि तीनों को आपको समांतर क्रम में जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है 1 बटा R बराबर 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा, यानी 1 बटा R बराबर R1 की वैल्यू आपका 2 ओम है,
R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू क्या है 6 ओम है। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़िए, अभी 1 ओम आ जाएगा तो 6 इसका लॉसा होगा। 2 से भाग करेंगे तो 3, 3 से भाग करेंगे तो 2, 6 से भाग करेंगे तो 1 और यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1/r बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/6 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो ये जो प्रश्न मैंने बताया है काफी, यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर होता है वो फिजिक्स का यानी उपखंड क का लास्ट प्रश्न होता है, इसमें अथवा करके प्रश्न देता है और ये 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा हुआ है ना कि विद्युत जनित्र का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत कार विधि स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है जो जनित्र है, डायनमो है, उसका सचित्र आपको वर्णन करना है, इसका सिद्धांत लिखना है, कार्य विधि लिखना है। तो अगर चित्र बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, सिद्धांत लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, कार्य विधि लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से इसके बारे में क्या करूंगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। या आपको अथवा दिया गया है कि आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं, एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम लिखिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है, 2-2 नंबर का प्रश्न, यानी 6 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर देखिएगा आपके सामने आएगा उपखंड ख, और उपखंड ख में आपसे रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न दिया गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो देखिएगा अगर संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और उदाहरण देंगे तो आपको 2 नंबर और, यानी 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें आपको मोटा मोटी बता देता हूं, वैसे इसको आप लोग देख लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई समीकरण लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं C+O2 गिव्स हमारा क्या हो जाएगा CO2। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ठीक है ना। और इधर भी देखिए कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है, यानी जिसमें क्या होता है अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। वही हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण वही हमारा क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। इस स्क्रीन पे भी मैं इसका परिभाषा और कुछ उदाहरण लगा देता हूं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका 2 उपयोग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 4 नंबर का है, 2 नंबर इसके विधि पे आपको मिलेगा। मतलब विधि का मतलब होता है ना समीकरण आपको लिखना है और 2 उपयोग आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का आपको समीकरण स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं। बहुत आसान ये है, ठीक है ना। यानी जिप्सम को जब हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, आपको याद रखना। बहुत आसान समीकरण है। और यहाँ पे अगर उपयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, मूर्तियां खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सांचा वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे आसानी से आप लोग लिख सकते हैं स्क्रीन की मदद से। तो 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपको 6 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे अथवा करके भी आपको देगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, यानी क्षार और अम्ल का आपको परिभाषा देना है। और यहाँ पे इसमें एक और पूछा हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच का 2 उपयोग बताइए, पीएच वैल्यू का आपको उपयोग बताना है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब अब अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और उदाहरण भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर और मिलेगा। और दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 6 नंबर यहाँ से क्या होगा आसानी से आपको मिल जाएगा। या अथवा आपको दिया गया है कि आप चाहे तो इसमें से टिप्पणी भी लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा ये भी 6 नंबर का है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का एक है। तो समजातीय श्रेणी संयोजन अभिक्रिया और एष्टीकरण पे आपको क्या करना है टिप्पणी लिखना है। तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने इसमें आपसे बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और इसकी परिस्थितियों का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे पौधे वगैरह जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते
हैं तो ये स्वपोषी पोषण करते हैं। और स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सनलाइट आवश्यक है, जल आवश्यक है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं स्क्रीन पे लगाने के लिए, स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और अगला आपको कह रहा है कि भाई परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी विधियों का नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि परिवार की संख्या को कम करना, बच्चों की संख्या को कम करना ही क्या होता है? परिवार नियोजन होता है। और इसके लिए बहुत सारी विधियां आती है, जैसे कंडोम का आदमी उपयोग करता है, बहुत सारा ऑपरेशन भी होता है, कुछ गोलियां भी आती हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको बुक में इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए 10 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 3 का नाम लिखिए, उनका कार्य लिखिए। तो इसको देख लीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न, ये भी उत्तर आपको क्या होगा? आपके बुक में मिल जाएगा, तो इसको देख लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न आपको 6 नंबर का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। और आपको एक और दिया गया है, आप इसको करिए, नहीं तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का विवरण दीजिए। तो दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अगर इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पे 100 में 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके सामने किस तरह का पेपर, किस तरह का प्रश्न आने वाला है। अगर आपको भी ये लगता है कि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर करिए ताकि सभी को लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका